सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनोवेशन, परफॉर्मेंस एंड चेंज मैनेजमेंट। एंड इस टॉपिक में से भी काफी ज्यादा एरियाज में टेस्ट किया जाता है। अब आपको इस टॉपिक में भी काफी ज्यादा मॉडल्स मिलेंगे, जैसे कि हमारे स्ट्रैटेजी एरिया में थे। अब इस एरिया में हमें करना क्या है, देखो डेफिनेशंस हैं, आपको कुछ मिलेंगी जो कि आपको डायरेक्टली डेफिनेशन ऐसे वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए कि उस डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग ओके कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में ये एरियाज कवर्ड होते हैं एंड उसको केस स्टडी से फिर से लिंक करना है, जैसे कि हम नॉर्मली करते आते हैं। तो देखो, एक टॉपिक एरिया है हमारे पास बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अब नेम से ही पता चल रहा है ऑटोमेशन क्या होता है कि इसकी मैंने प्रोसेस को ऑटोमेट किया। मतलब कि कोई बिजनेस का एक ऐसा टास्क जो कि हम मैन्युअली कर रहे थे, अब उसको मैंने ऑटोमेट कर दिया। दैट मीन की मशीनरी बेस सिस्टम में कर दिया, आईटी सिस्टम उसको कवर करेगा। नेक्स्ट इज बिजनेस प्रोसेस रैशनलाइजेशन। अब देखो ये क्या है, रैशनलाइजेशन मतलब कि ये ऑलरेडी रैशनलाइज उसको थोड़ा सा इम्प्रूव्ड फॉर्म में लेके आना, थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज फॉर्म में लेके देना। तो अब ये भी जरूरी है। एक बार बिजनेस को मैनुअल से ऑटोमेटेड में कन्वर्ट कर दिया, दैट डजंट मीन कि अब वो जर्नी वहां पर स्टॉप हो जाएगी। हमें पता है बिजनेस जो है डायनेमिक इन्वायरमेंट में है, तो थोड़े थोड़े टाइम बाद टेक्नोलॉजी जो है चेंज होती रहती है। तो मुझे क्या करना है, जो टास्क ऑलरेडी ऑटोमेटेड थे उनको मैं क्या करूंगी, इंप्रूव करूंगी। कैसे? लेटेस्ट मशीनरी आईटी सिस्टम से उसको इंप्रूव करूंगी एंड दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी। तो इसमें क्या करूंगी, मतलब कि मुझे क्या करना है, बार बार इंप्रूवमेंट करते जाना है। फिर एक मेरे पास टर्म आती है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है? फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिशियल रीडिजाइनिंग ऑफ प्रोसेस टू अचीव द ड्रामेटिकल रिजल्ट्स। बेसिकली मेरे को क्या करना है कि यस की अपने बिजनेस को लाइक री इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इंजीनियर्स क्या करते हैं, सब कुछ नया ले आते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। तो यस बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में क्या है कि यस कि मैंने अपने बिजनेस के प्रोसेस को इस तरह से रीडिजाइन करना है कि रिजल्ट एकदम बिल्कुल न्यू आए, तभी हम बोल रहे हैं ड्रामेटिकल रिजल्ट। इससे क्या होगा कि इसकी हमने पूरे के पूरे बिजनेस को स्क्रैच से पूरी तरह से चेंज कर देना है। जैसे कि क्लीन शीट अप्रोच, मतलब कि कुछ जैसे था ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक चेंज करना है। अब देखो, एक बहुत अच्छा मेरे पास ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के बेस पर बहुत बार क्वेश्चन भी बनते हैं। देखो बहुत बार ना मेरे पास ये चॉइस आती है कि इसकी प्रोसेस को मुझे आउटसोर्स करना है या वो मुझे खुद से करना चाहिए। बीइंग अ बिजनेसमैन मेरे पास बहुत सारे डिसीजन आते हैं। तो वो डिसीजन मैं किस बेस पे लूंगी, अच्छा कि ये प्रोसेस मुझे खुद से करना है या बाहर से कराना है, बेस्ड अपॉन थर्ड कुछ फैक्टर्स। वो कुछ फैक्टर्स क्या है कि पहले तो मैं दो दो चीजों को मैट्रिक्स, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनको याद करने का सबसे इजी वे क्या है, पहले हाईएस्ट और लोवेस्ट वो दो पॉइंट्स का ध्यान में रख लो एंड देन उसके बाद फिर जो है बाकी उसके ऑपोजिट के पॉइंट जो है हमें याद हो जाते हैं। तो ये मेरे टाइम पे तो मैंने तो देखो इसको ऐसे याद किया था। अब बिजनेस प्रोसेस हार्मोन प्रोसेस स्ट्रेटजी मैट्रिक्स जो है, हम इसको क्या कैसे देखते हैं, ये मैट्रिक्स मुझे क्या बताता है कि कोई भी प्रोसेस है उसका कंप्लेक्सिटी को देख के और उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देख के मैं ये डिसाइड करूंगी कि यस वो प्रोसेस मुझे आउटसोर्स करना है या फिर वो मैं खुद से करूं। अब ये कुछ फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। ओके, तो देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक लो लो मतलब कि कंप्लेक्सिटी भी कम है और मेरे लिए इंपॉर्टेंस भी कम है। अब कुछ चीजें तो देखो, अगर अभी मॉडल की वर्डिंग्स पे हम जाएंगे, नॉर्मली कुछ सोचो कि यस जो कम्प्लेक्स भी कम है, मतलब कि कम्प्लेक्स कम है तो उसको मैं ऑटोमेशन पे लेके जा सकती हूँ। और दूसरी बात क्या है कि इस इंपॉर्टेंस वाइज कम है, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट कम है। तो देखो जो फैक्टर्स हमारे लिए खुद से इंपॉर्टेंट होते हैं ना, हम वो काम ना खुद करते हैं। जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कम होता है ना, वो मैं खुद लाइक मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं खुद से करूंगी। क्यों? क्योंकि कोई और उसको गलत ना कर दे। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि मुझे लगता है कि यस कि मेरे लिए इम्पोर्टेंस लाइक नहीं है, ठीक है मैं किसी और से करा सकती हूँ, मुझे उसमें टाइम इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यही थॉट प्रोसेस लेके ना आपने ये मैट्रिक्स जो है कंप्लीट करना है। तो देखिए, एक तो है कम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है और इम्पोर्टेंस भी ज्यादा है, मतलब कि ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला होगा वो काम मैं खुद से करूंगी, कम्प्लेक्स भी है और मेरे लिए इम्पोर्टेंस भी है, तो उसको मुझे सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, कम्प्लेक्सिटी भी कम एंड मेरे पास स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाइज भी कम, यानी कि ए कैटेगरी। तो यानी कि ये सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड मेरे बिजनेस की कोर स्ट्रैटेजी को भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको ऑटोमेट कर सकती हूँ, हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था ये।
एंड कैसे कर सकती हूँ? यूजिंग द ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, या फिर मैं किसी और से बाहर से करा लूं, आउटसोर्स करा लूं। अब ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। एक होता है bespoke, जो कि होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है? ऑफ द शेल्फ, जो कि बना बनाया सॉफ्टवेयर। मैं उस प्रोसेस के लिए बना बनाया सॉफ्टवेयर ले आऊं, क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि उस पे मैं अपना टाइम और एनर्जी जो है डिवोट करूं। तो ये किस किस के ऊपर बेस होगा कि ये कि मेरा कम्प्लेक्सिटी और इंपॉर्टेंस वाइज। फिर उसके बाद देखो, मेरे पास दूसरा एरिया क्या आ गया? बी एरिया, जो कि मेरा क्या है? कम्प्लेक्सिटी वाइज ज्यादा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को ना एकदम से रेडीमेड सॉफ्टवेयर लेके आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। एंड नेक्स्ट इसमें क्या आता है? स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाइज, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यस, अब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनी कोर स्ट्रेटजी। तो देखो, इस वाले केस में कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ऑटोमेशन होना हमारे लिए इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी? ऑटोमेशन तो हो नहीं सकता, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए, मतलब मैं खुद से करूं ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, तो मैं वो आउटसोर्स कर दूंगी, ठीक है। तो कोई एक ऐसा पर्सन, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स है तो ये किसी नॉर्मल पर्सन को तो हम दे नहीं सकते। तो किसी लाइक स्पेशलिस्ट पर्सन को मैं दे सकती हूँ कि ठीक है, किसी और से करा लेंगे जो कि वो स्पेशलिस्ट पर्सन है। नाउ नेक्स्ट एरिया मेरे पास कौन सा आता है? हमारे पास कंप्लेक्सिटी वाइज लो एंड इम्पोर्टेंस वाइज हाई। तो देखो, कम्प्लेक्स वाइज लो है, यानी कि इसमें ऑटोमेशन तो हो सकता है। जो कम्प्लेक्स नहीं होगा वो ऑटोमेशन हो पाएगा, जो कम्प्लेक्स होगा उसको ऑटोमेशन करने के लिए मेरे को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए देखो, सिंपल प्रोसेस है, कम्प्लेक्स नहीं है, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंस है मेरी कोर स्ट्रेटजी के वाइज। तो इस वाले केस में सिंपल है, इसीलिए मैं ऑटोमेट भी कर सकती हूँ, रैशनलाइज कर सकती हूँ। ओके, जो पहले से चल रहा है उसको और अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, ताकि उसकी क्वालिटी जो है इंप्रूव हो सके। क्यों? क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, इसका कॉस्ट रिडक्शन हो। तो ये क्या है? मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है मेरा डी कैटेगरी, जिसमें कि मेरा क्या है? कंप्लेक्सिटी वाइज भी ज्यादा है, इंपॉर्टेंस वाइज भी ज्यादा है। अब देखो, इंपॉर्टेंस है मतलब मैं किसी और को एकदम तो नहीं दे सकती, बाहर से आउटसोर्स नहीं कराऊंगी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं खुद उसको ध्यान से देखूंगी। और कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स कि ये लाइक कि इसमें स्टेप, सीरीज ऑफ स्टेप्स हो सकता है, बहुत ज्यादा हो, स्पेशल अटेंशन चाहिए हो। तो इसीलिए उसका डिजाइनिंग मैं बड़े ध्यान से करूंगी, अपनी कंपनी के बेस्ट एक्सपर्ट्स, बेस्ट आईसी सॉल्यूशन वालों को लेके आऊंगी कि यस, आप इसको डिजाइनिंग अच्छे से करो, क्योंकि मेरे बिजनेस के लिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। तो ये क्या हो गया? मेरा हार्मोन प्रोसेस स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स। जब कभी भी बिजनेस को इन फैक्टर्स के रिगार्डिंगली डिसीजन मेकिंग लेनी होती है, तब ये मैट्रिक्स जो है यूज होता है। फाइन। अब नेक्स्ट, अब अगेन ये प्रोसेस स्ट्रेटेजिक मैट्रिक्स मुझे जस्ट ऐसे ही नहीं बताना है। देखो, एक से ज्यादा सिचुएशन भी आ सकती हैं। देखो, मुझे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ग्रैब करके उसको लिंक करना है एंड उसके बेस पे सजेशन देने हैं। अब एक आता है मेरे पास प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या कहता है? कि प्रोजेक्ट की लाइफ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक। कि अब देखो, कोई भी प्रोजेक्ट है हमारे बिजनेस का, वो ना डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल से गुजरता है। अब देखो, सबसे पहला फेज क्या होता है कि यस, कि मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में, लाइक अभी हमारा प्रोडक्ट जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी वो स्टार्टिंग फेज है। तो वो स्टार्टिंग फेज क्या है? मतलब कि प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ है। स्टार्टिंग फेज मींस इनिशिएट हुआ है। तो देखो, इसमें क्या है कि यस, कि अब इनिशिएशन में देखो, हो सकता है कि आगे भी जाए, हो सकता है लाइक ना भी हो सके। डिपेंड अपॉन कि हमारा उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी, प्रोजेक्ट हमें अच्छा लगता है या नहीं, हमारे बोर्ड को अच्छा लगता है या नहीं। अब यहाँ पर द स्टेज कवर्स बेसिक इंफॉर्मेशन टू इनेबल द बोर्ड टू अप्रूव और रिजेक्ट द प्रपोज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? मेरी बेसिक स्टेज आएगी कि यस, कि इस प्रोजेक्ट को हमें अप्रूवल देनी है या फिर इस प्रोजेक्ट एरिया को रिजेक्ट करना है, इनके ऊपर डिसाइड। सो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब इसमें कौन कौन से एरियाज जो है कवर हो सकते हैं? देखिए, क्या क्या एरिया कवर हो सकते हैं। सबसे पहले जो इनिशिएशन वाली स्टेज है, कि अभी तक इस प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसमें मैं क्या करूंगी? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड करूं, ठीक है। अब लाइक कि मेरा प्रोजेक्ट में मुझे क्या क्या काम करना है, मैं स्कोप सेटल करूंगी। देन उसके रिगार्डिंगली, हमारे इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंगली ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाहते हैं, हम वो देखेंगे। देन उसके बाद कॉस्ट एंड बेनिफिशियल,
कोई भी प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले मेरा ये जानना जरूरी है कि क्या वो प्रोजेक्ट फ्यूचर में मेरे लिए बेनिफिशियल भी होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर प्रोजेक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल ही नहीं है तो उसको इनिशिएट करने का कोई भी फायदा हमारे लिए नहीं है। देन की स्टेक होल्डर, मेरे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स कौन है, मैं ये जानूंगी। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम पीरियड में ये कंप्लीट होगा, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगेन, रिस्क एंड कॉन्स्टेंट, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है मैं वो देखूंगी। तो इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि यस कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं। इसमें मैं प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी भी करूंगी कि यस कि ये प्रोजेक्ट आगे जाने के लिए फिजिबल भी है या नहीं, मतलब कि बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो मैं ये देखूंगी इनिशिएशन, मतलब ये सारी चीजें मैं स्टार्टिंग में ही करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रोसीड कर दिया आगे और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ये तो मेरे लिए काम का नहीं है, देन देयर इज नो यूज। तो इनिशिएशन स्टेज मतलब कि पहले देखते हैं। अब प्रोजेक्ट इनिशिएशन के लिए ना हमारे पास ना डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ, और ये कई बार डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है, प्रॉपर लाइफ साइकिल के बेस पे है, तो वो आपको ना हो सकता है कि बिजनेस केस फॉर्म में लाइक आंसर जो है रिप्रेजेंट करने को बोल दे। तो बेसिकली बिजनेस केस क्या होता है, जब कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही हो कि यस ये प्रोजेक्ट को आगे फर्दर प्रोसीड करना है या नहीं उसके रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली उसके लिए ना हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है कि यस की प्रोजेक्ट की जस्टिफिकेशन मिलती है कि यस की ये प्रोजेक्ट की लाइक फॉर्मल अप्रूवल प्लान है कि यस की क्या बताएगा कि ये प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा या नहीं होगा। राइट, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा जो कि मेरी कौन दे रहा है, सीनियर मैनेजमेंट के लोग जो है दे रहे हैं कि यस की इस प्रोजेक्ट को आगे फर्दर जो है काम करना है या नहीं करना। अब इस पे क्या होता है, मेरे बोर्ड के जो लोग होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट के जो पर्सन होते हैं, वो देखेंगे कि इसकी एक कोई प्रपोज प्रोजेक्ट है, कोई भी मुझे देखो कोई भी प्लांट लगाना है कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है या नहीं। तो उसके देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा उसमें, उसके रिगार्डिंगली उसमें और भी काफी इंफॉर्मेशन सिनारियो होंगे, तो वो कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स को देख के हमें डिसाइड करना होगा कि यस क्या वो हम उसमें प्रोसीड आगे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको लाइक बाय एनी चांस क्वेश्चन आपको ये बोल देता है कि ठीक है कि कंपनी का डायरेक्टर जो है हमसे पूछ रहा है, कंपनी का वो पर्सन हमसे पूछ रहा है कि इस पीआईडी के क्या बेनिफिट है, क्यों हमें लगता है कि इसकी क्या हमें इसमें आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए या नहीं, तो आप उसमें सजेस्ट करोगे कि यस के पीआईडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मेरे सामने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंगली कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस हम करेंगे कि यस की देखो मैं मेजर करूंगी कि यस इस प्रोजेक्ट की लाइक कल को अगर ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होता है तो इसका सक्सेसफुल होने का चांस कितना है। मैं अपने प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग इसके बेस पे कर सकती हूँ, मैं प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग इस बेस पे करूंगी कि इसकी क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। एंड अगेन मेरे पास दो, सपोज करो मुझे दो प्रोजेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना है, तो कौन से प्रोजेक्ट में मुझे स्पेंड करना चाहिए। तो देखो दोनों प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो पीआईडी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरे पास एक डिटेल आ जाएंगी कि यस कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको मैं आगे प्रोसीड करूं या नहीं करूं। तो ये पीआईडी की तरफ से मुझे ये हेल्प मिलती है। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में, नेक्स्ट स्टेज हमारी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की क्या होती है देखते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करें नेक्स्ट स्टेज की जो कि हमारी प्लानिंग। पहले देखो हमने इनिशिएशन स्टेज किया, उसी में ही हमने वैसे ही कवर कर लिया कि यस कि हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बीच में एक जो हमारा पीआईडी होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आ गई प्लानिंग की। देखो जब कभी भी कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया, बट इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट बोर्ड की अप्रूवल दे दिया और सब कुछ हो गया। तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, डिटेल्ड प्लानिंग करनी होगी कि इसकी कौन इस प्रोजेक्ट को किस तरह से काम करेगा, किस एरिया में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देन इसके लिए हम क्या करते हैं, डिटेल्ड प्लानिंग करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होने वाली हैं एंड उन एक्टिविटीज को हम कैसे कवर करेंगे। एंड प्रोजेक्ट इज ब्रेकन डाउन इनटू मेनी टास्क एंड देन द डिटेल प्लानिंग इज डन फॉर ईच टास्क। तो मैं क्या करूंगी, प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर दूंगी एक्टिविटीज में, टास्क में, एंड फिर हर एक टास्क के लिए जो है मैं प्लानिंग करूंगी कि इसकी उस प्रोजेक्ट के लिए क्या कॉस्ट, क्या क्वालिटी, क्या क्या रिस्क और क्या टाइमिंग और ड्यूरेशन जो है हमें चाहिए। देन डॉक्यूमेंट यूज इन दिस फेज क्या क्या है, देखो मेरे प्रोजेक्ट का प्लान जो है इस डॉक्यूमेंट के फेज में जो है कवर होगा। अब प्रोजेक्ट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द डिटेल प्लानिंग अबाउट द प्रोजेक्ट।
उसमें क्या क्या आएगा, प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल प्लानिंग होगी कि इसकी प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या उसकी कॉस्ट होगी, क्या उसकी ड्यूरेशन होगी। A project is broken down into many tasks and then detailed planning is done for each task. तो मैं क्या कर रही हूँ, इस प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर रही हूँ टास्क में, एंड हर टास्क की क्या करें, हम डिटेल प्लानिंग करें। डिटेल प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होगी, हम कैसे करते हैं, जब मेरा बिजनेस केस जो है अप्रूव होता है। ठीक, जैसे ही मेरा बिजनेस केस अप्रूव होगा उसकी हम प्लानिंग जो है करके चलते हैं। अब चलते हैं आगे, इसके आगे मेरे पास क्या है, प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में मेरे पास क्या क्या चीजें कवर। अब देखो, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। सो यस, दिस स्टेज इज द एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट प्लान। तो इसमें क्या होगा, मेरा एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन फेज होगा, प्रोजेक्ट के प्लान के ऊपर ये बेस जाएगा। इसमें क्या क्या है, हम क्या देखते हैं कि यस कि मेरे प्रोजेक्ट की रेगुलर मीटिंग भी हो रही है या नहीं है। एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट मतलब कि उसको जो ऑन द पेपर वर्क है उसको इम्प्लीमेंट करने की स्टेज। तो देखो, इसमें मैं क्या करूँ, पहले तो मैं एग्जीक्यूट करूंगी, फिर मैं ये देखूंगी कि अगर कहीं पे कोई लूप होल रह रहा है या फिर कहीं पे कोई टास्क जो नहीं हो पा रहा है तो उसको मैं आगे लेके जाऊंगी। इसके लिए मैं क्या करूंगी, रेगुलरली हम मीटिंग कर सकते हैं। वर्क प्रोग्रेस इज मॉनिटर अगेंस्ट द प्रोजेक्ट प्लान, कि देखो काम की जो प्रोग्रेस है मैं उसको मॉनिटर करूंगी। एंड प्रोजेक्ट डिलेज एंड इश्यूज आर एड्रेस ऑन अ टाइमली बेसिस। तो अगर बाय एनी चांस किसी भी रीजन के कारण मेरे प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है तो मैं ये देखूंगी कि क्या रीजन हो सकता है कि जिसके कारण ये प्रोजेक्ट में जो है डिले हो रहा है। उन डिले वाले रीजंस को हम जो है आगे जाके ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्या आती है मेरी, कंप्लीशन स्टेज। तो ये क्या करती है, दिस स्टेज कवर्स द हैंडलिंग ओवर द प्रोसेस, यूज्ड फीडबैक्स एज वेल एज असेसमेंट वेदर द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव वर मेट और नॉट, इट इंक्लूड्स। तो अब देखो, कंट्रोलिंग में क्या कर रहे थे कि यस मैं देख रही थी कि यस कहीं भी कुछ ऐसा ना हो जिसके कारण ये प्रोजेक्ट पूरा ना हो पाए। फिर जब मैं कंप्लीशन की स्टेज है, दैट मीन्स कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। पूरा होने के बाद मैं ये देखूंगी कि इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंगली जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि ये ऑब्जेक्टिव है हमारे होने चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव मीट हुए या नहीं हुए। एंड देन उसके बाद हम देखोगे अपने जो भी हमारे प्रोजेक्ट के यूजर्स हैं उनसे हम फीडबैक लेंगे कि आर यू सेटिस्फाइड और नॉट, एंड इफ नॉट फिर हम देखो उसके लिए आगे फर्दर प्रोसेस में जो है अपना इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचेंगे। तो ये हो गया प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कोई भी प्रोजेक्ट का। अब देखो इसको ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से मिक्स मत कर देना कि ये इंट्रोडक्शन ग्रोथ डिक्लाइन, ये वो नहीं है, ये प्रोजेक्ट के बारे में है। एंड ये डायरेक्टली ऐसे नहीं आता है, ये जस्ट नॉर्मली आपको वैसे ही पता होना चाहिए। केस में हो सकता है कि आपको लिंक करने के लिए मिल जाए कि इसकी पहले मैं उनसे अप्रूवल लूंगी देन आगे फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट यूज इन द कंप्लीशन फेज। अब देखो जो मेरा कंप्लीशन फेज है उसमें मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है यूज करने वाली हूँ। एक आता है मेरा पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू। पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू क्या होता है मेरा, कि इज कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द प्रोजेक्ट इज फिनिश। जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट फिनिश होगा उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू, प्रोजेक्ट का रिव्यू। अब इसका मेन फोकस क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट हुआ वो कैसे हुआ, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं थी। इट रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट टीम। मतलब मेरे ये जो प्रोजेक्ट की टीम के पर्सन थे उन्होंने काम किया कैसे, मैं उनको चेक करने वाली हूँ। इट कवर्स द मिस्टेक मेड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस विच विल बी देन रेक्टिफाइड इन द फ्यूचर प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स पुअर कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट डिले, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो मैं ये देखने वाली हूँ केस की कहीं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंगली हमने कॉस्ट के मेजरमेंट तो गलत नहीं किया, प्रोजेक्ट में कोई डिले तो नहीं हुआ। राइट, हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को करने के टाइम पे मेरे पास कोई रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम थी, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम वो भी देखेंगे। तो ये क्या हो गया मेरा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। अब वो क्या था, देखो जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया ना, उसके इम्प्लीमेंटेशन होने के काफी टाइम के बाद मैं ये चेक करूंगी कि यस कि या ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं वो चेक करूंगी। देखो PIR इज कंडक्टेड आफ्टर फ्यू वीक्स और मंथ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के होने के कुछ महीनों के बाद मैं PIR करूंगी। एंड एनालाइज द प्रोजेक्ट और आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, कि मैं ये देखने वाली हूँ कि इस प्रोजेक्ट से जो मेरा आउटकम आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं, कि यस कि मेरा प्रोजेक्ट के जो भी मैंने सोचा था कि यस इससे ये होगा वो हो रहा है या नहीं। इट कवर्स एरर इन द अल्टीमेट प्रोडक्ट एंड आउटकम। यस ये प्रोजेक्ट के बीच में जो जो आउटकम्स होने वाले हैं उन आउटकम्स को मैं चेक करती हूँ उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा।
विच विल बी देन रेक्टिफाइड इन द फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो देखो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद मैंने देख लिया कि यस ये इम्प्लीमेंट सही से हो रहा है या नहीं, फिर आगे से अगले प्रोजेक्ट में हम और ज्यादा ध्यान देंगे, हम ये जानना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द कंप्लीशन फेज। अब जो ये प्रोजेक्ट है इसकी कंप्लीशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है हम यूज करते हैं। देखो बेनिफिट रियलाइजेशन रिव्यू, ये आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं याद करना है कि स्टेप बाय स्टेप, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके लिए वैसे ही है कि इसकी प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक तो हो गया मेरा बेनिफिट रियलाइजेशन रिव्यू। अब मैं इसमें क्या देखती हूँ, इस बेनिफिट रियलाइजेशन में मैं ये चेक करती हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट है उससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया कि ये जो हम बेनिफिट जो है हम चाह रहे थे उस प्रोजेक्ट से, वो बेनिफिट क्या मुझे मिल रहे हैं। तो यस, इट कंपेयर्स द एक्चुअल बेनिफिट विद द एक्सपेक्टेड बेनिफिट। मतलब कि जैसे नॉर्मली हम, आपने कभी कॉस्टिंग पढ़ा होगा, कॉस्टिंग में ना हम वेरिएंस निकालते थे। ये वेरिएंस तो नहीं है बट उसमें भी हम क्या करते थे, गैप देखते थे ना। यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ कि ओके मेरा तो माइंड में ये था, एंड क्या वो मेरा जो डिजायर्ड आउटकम था क्या वो हमारा अचीव हो रहा है या नहीं, हम वो उससे मैच करेंगे। Next, one of the primary advantage of benefit realization review is that it will force the project sponsor to be very careful when quantifying the benefits in the project initiation document, as actual benefit will be compared with the expected benefit. तो देखो इसका मेन एक्चुअल बेनिफिट क्या है कि जो मेरा लाइक पीआईडी से प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट में हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है देख रहे थे। अब मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसमें लिखा होगा, अब उससे ना इसको मैं कंपेयर करूंगी कि यस हमने ना लाइक प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से पहले तो सोचा था कि ये बेनिफिट होने चाहिए, क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो बेनिफिट जो मैंने सोचे थे वो एक्चुअल में रियलाइज हुए या नहीं। मतलब कि हमें अपने सक्सेस रेट के बारे में इससे जो है आइडिया मिल जाएगा ना। अब कॉस्ट बेनिफिट, अब देखो इसका ना आपको थ्योरेटिकल ऐसे नहीं बताना कि ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। आपको हो सकता है ये खुद से बोलें कि ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके दिखाओ। तो देखो वैसे तो ये कॉस्टिंग एरियाज में ज्यादा आता है बट रियली हो सकता है छोटी मोटी सी जो है आपको कैलकुलेशन जो है इसमें करने को मिल जाए। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब कि उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंगली जितने भी पॉसिबल बेनिफिट्स हमें लगते हैं हम उसको कंसीडर करेंगे। Next, each benefit should be converted into financial terms so that the accurate return on investment can be analyzed. देखो सपोज करो ये कॉस्ट बेनिफिट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम कब करते हैं और कैसे करते हैं। देखो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंगली मुझे पता है कि एक सपोज 2 या 3 प्रोजेक्ट है, तो मुझे ये सोचना है कि यस मैं किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं। तो उसके लिए मैं बहुत सारी चीजें जो है सोचूं। तो सबसे पहली चीज मैं क्या सोचूंगी, सबसे पहला कंसिडरेशन उसके लिए मेरा क्या होगा कि इस जिस प्रोजेक्ट में मेरा बेनिफिट ज्यादा होगा मैं वो करूंगी। बेनिफिट किस टर्म में हो सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टर्म में हो सकता है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टर्म क्या होती है कि ओके इस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट ए में मैंने जो है इन्वेस्टमेंट की 100 की, इसमें मुझे रिटर्न मिल रही है 20 की। बी में मैंने 100 की इन्वेस्टमेंट की बट वहां पर मुझे रिटर्न मिल रही है 30 की, तो मेरे लिए बी ज्यादा सक्सेसफुल है। तो मुझे कंपैरिजन जब करना होगा कि इसमें कहाँ पर इन्वेस्ट करूं तो मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकती हूँ। कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं, देखो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनका ना क्वांटिफिकेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता, मुझे नहीं पता चलता कि मैं इसका क्वांटिफिकेशन कैसे करूं, क्यों, क्योंकि वो न्यूमेरिक टर्म में नहीं अवेलेबल होते हैं। तो उनके लिए हम क्वालिटेटिव मेजर में मेजर करेंगे एंड उस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को मैं कन्वर्ट कर दूंगी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। नाउ नेक्स्ट इज, बात करते हैं मेरी कॉस्ट की। ठीक, कॉस्ट, अब देखो उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जितने भी खर्चे हैं मैं उसको कंसीडर करूंगी कॉस्ट। सारे के सारे खर्चे जो कि उससे रिलेटेड है, लिंक्ड है, वो सारे मेरे कॉस्ट में आ जाएंगे। सो ऑल डायरेक्ट एंड रेलेवेंट कॉस्ट शुड बी कंसीडर्ड इन द बिजनेस केस इंक्लूडेड। क्या क्या है, देखो मेरी वन टाइम कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, सबसे पहले एक तो जो मैं बिजनेस में एक बार जो कॉस्ट लगा रही हूँ वो तो कवर होगी ही होगी। उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, रेकरिंग कॉस्ट, वो खर्चे जो कि बार बार होने वाले हैं उनको फिर हम जरूर कवर करेंगे। फिर एक ऐसे खर्चे होते हैं जो कि मैं पास्ट में कर चुकी हूँ, तो मुझे ये आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, तो इसीलिए एसबीएल जो है मिक्स मैच सभी सब्जेक्ट का है। तो देखो एक ऐसा खर्चा होता है जो कि ना मैं पास्ट में कर चुकी हूँ, पर जो पास्ट में खर्चा हो चुका है वो मेरे लिए अब काम का नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है, अब आगे जाऊं या पीछे जाऊं वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करेगा। तो इसलिए सम कॉस्ट जो कि पास्ट की कॉस्ट है उसको मैं इग्नोर करके चलती हूँ, जो कि मुझे पता है वो हो चुकी है।
तो या फिर फिक्स्ड कॉस्ट जो कि होनी होनी है, प्रोजेक्ट में जाऊं या ना जाऊं वो भी मुझे इग्नोर करनी है। तो यस, मुझे अगर प्रोजेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो मैं CBA यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है करके चलूंगी। अब देखो, अब नेक्स्ट है आपको कौन कौन से बेनिफिट जो है उसमें कंसीडर करके चलने हैं। देखो मेरे पास ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट होते हैं। एक होते हैं ऑब्जर्वेबल बेनिफिट। बहुत सारी टर्म्स हैं जिनके आपको डायरेक्टली मीनिंग ऐसे ही नेम से पता चल जाएंगे। अगेन, आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि ओके मैं ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, क्वांटिफाइबल सारे बेनिफिट को इंक्लूड कर रही हूँ। तो ये इसकी ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व क्या होता है, लाइव हम देख रहे हैं। दैट मीन्स दीज आर द इंटेंजिबल बेनिफिट विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन फाइनेंशियल टर्म। तो ये लाइक मैं उनको फाइनेंशियल टर्म में उनको मैं क्वांटिफाई नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कि लाइक क्वांटिफाई मतलब कि उसका मैं न्यूमेरिकल टर्म में देख नहीं पा रही हूँ कि उसकी न्यूमेरिक टर्म कैसी है। तो ये जैसे कि ये किसी प्रोजेक्ट से स्टाफ की मोरल इंप्रूव हो रही है। ठीक, अब देखो किसी कुछ जैसे सपोज करो मैंने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट किया, तो मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा कि ओके मैंने पेंट अच्छा किया, लाइवली इन्वायरमेंट किया, तो वो लाइक वो उससे क्या होगा कि यस मेरे स्टाफ की प्रोडक्टिविटी जो है इंप्रूव हो सकती है। बट उसको मैं ऐसे क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगी कि यस कितना प्रॉफिट हुआ उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर से। तो ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होते हैं, और ये क्वालिटेटिव बेनिफिट्स भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है इन इन नटशेल जो है प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए देखना होता है। और देखो ये क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, दोनों बेनिफिट से ही मेरे प्रोजेक्ट की जो है लाइक मेरे बिजनेस की जो है ग्रोथ होती है ना। नेक्स्ट इज measurable benefit। measure नाम से पता चल रहा है, measure। so yes, these benefits are measurable but it is difficult to predict by how much they will increase or once the project is compared। तो देखो मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा कि इसकी इनकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ेगी कितनी कम होगी जब ये प्रोजेक्ट में हमने इंस्टॉलेशन जो है कर। Like yes, for example, by how much market share will increase if the company implements as online economic website। तो अगर मैंने कोई वेबसाइट लगा दी तो ये उससे कंपनी का कितना फायदा होने वाला है, इसको मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती। बट यस, ये जो होते हैं ये हम एजम्पशन बेस पे, एस्टिमेशन बेस पे चल सकते हैं। बट यस, डायरेक्टली जो है इनका लाइक न्यूमेरिक टर्म्स में ऐसे लेके जाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, बट इनको मेजर हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज क्वांटिफाइबल। ठीक, अब देखो क्वांटिफाइबल नाम से पता चल रहा है कि क्वांटिटी वाइज, दैट मीन्स कि न्यूमेरिक में कहीं ना कहीं जा सकते हैं। ये जो है ज्यादा इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट से कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। लाइक जैसे मैं बोल रही हूँ कि कितनी वेस्टेज हुई, कितना लाइक कितनी सेविंग हुई। सो क्वांटिफाइबल, मैं उसको क्वांटिफाई न्यूमेरिक टर्म में उसको लेके जा सकती हूँ। ठीक, नेक्स्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स। अब देखो ये मेजरेबल भी हैं एंड क्वांटिफाइबल भी हैं, मतलब कि मैं इसको देख सकती हूँ। सो इसीलिए मैं इनको फाइनेंशियल टर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मेरे लिए इसको देखना जो है इजी है। यस, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंस करने से मेरी कितनी जो है सेल बढ़ गई, किस एक्सपेंडिचर से मेरा कितना जो है रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी इंक्रीज हो गई, मेरी कॉस्ट में कितनी सेविंग हो गई। सो मैं इसको क्वांटिफाई जो है कर सकती हूँ और इनको मैं मेजर भी कर सकती हूँ। तो ये हो गए मेरे बेनिफिट्स, और मुझे सारे बेनिफिट्स को कंसीडर करना है डिसीजन मेकिंग में। एक्चुअली आपको ये नहीं बताना कि कौन सा बेनिफिट क्या है, ऐसा नहीं आता है। हाँ, आप बस ये देखोगे कि आप हर तरह के एक्सपेंडिचर को जो है कंसीडर करो डिसीजन मेकिंग के टाइम। इसका मेन पर्पस ये है। नाउ नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, आपको ना पीआईडी डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पीआईडी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आ सकता है। सो पीआईडी डॉक्यूमेंट हमने देख लिया। एंड अब पीआईडी जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो मुझे कुछ कुछ टर्म्स, कुछ कुछ पार्टीज का जो है मुझे ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या टर्म्स है, वो क्या पार्टीज है। देखो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि इस वो डॉक्यूमेंट में किसको एड्रेस कर रही। दैट मीन्स कि लाइक मेरे स्टेक होल्डर्स क्या हैं। तो उस स्टेक होल्डर्स मतलब कि वो सारे पर्सन जो कि उस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, वो हो गए मेरे स्टेक होल्डर्स। अब मुझे मेरे स्टेक होल्डर्स को देखना है। तो सबसे पहले एक स्टेक होल्डर होगा मेरा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, एंड नाम से ही पता चल रहा है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। दैट मीन्स इट्स अ नॉर्मली a senior person from the management team responsible for the successful outcome of the project। दैट मीन्स अब देखो स्पॉन्सर जो कि इसमें प्रोजेक्ट चला रहा है,
अब देखो यही पर्सन है, प्रोजेक्ट चलाएगा, स्पॉन्सर करेगा, स्पॉन्सर को क्या होगा, अगर प्रोजेक्ट चलेगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, और अगर प्रोजेक्ट स्पॉन्सरिंग की है उसने, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, तो अगर ये प्रोजेक्ट फेल होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान भी किसका होगा, इसी पर्सन का होगा। तो ये स्पॉन्सर क्या होगा, यस, ही इज अ पर्सन हु हैज इनिशियली रिक्वेस्टेड द बोर्ड टू अप्रूव द प्रोजेक्ट। मतलब कि यही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट अगर लगा रहा है तो यही जो है बोर्ड को बोलेगा कि यस, कि गो अहेड, मैं ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं एग्री हूँ, मतलब कि यही जो पर्सन है वो उस प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट जो है देने वाला है। नाउ नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर। अब देखो मैनेजर हमें नाम से ही पता चल रहा है जो कि मैनेज करेगा, नेम से ही पता चल रहा है, दैट मीन्स कि द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट एंड उसके रिलेटेड एक्टिविटीज, की प्रोजेक्ट में होने वाली सारी एक्टिविटीज की को ध्यान से कौन देखेगा, यही पर्सन जो है देखेगा। And that is his job is to ensure that the project is completed on time, budget, quality. Next, like ये प्रोजेक्ट को देखने वाला पर्सन है, he has like his task involved planning, resource allocation, communication, problem solving। तो इसके काम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होने वाली हैं वो हमने देख लिया कि इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंगली सारी एक्टिविटीज जो है ये पर्सन से लिंक्ड होंगी। प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट को जो है चला रहा है वो पर्सन। नेक्स्ट, ये होगी मेरे प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। अब प्रोजेक्ट के रिगार्डिंगली एक हम मॉडल करते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ चेंज के रिगार्डिंगली ये कवर करते हैं, एंड देन उसके बाद आज का ये फर्स्ट पार्ट जो है वाइंड अप करते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं 2 सेशंस में कवर करना चाहूंगी। नाउ क्या है हमारे पास कंटेक्स्ट ऑफ चेंज। कंटेक्स्ट ऑफ चेंज जो है बेसिकली अगर कभी भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई चेंज आ रहा होता है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो चेंज सही है या नहीं। तो चेंज के रिगार्डिंगली हम जब अगर बात करते हैं तो देखते हैं वो चेंज क्या है। यस, टाइम। तो देखो जब कभी भी चेंज देखना है तो मुझे ये देखना है कि यस वो चेंज कब चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए, उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि इसकी ये प्रोजेक्ट कब होगा, कैसे होगा, है ना, कितने टाइम पीरियड में। अर्जेंट चाहिए यानी कि लाइक उसमें मुझे वो चेंज बिग बैंग करना पड़ेगा, फटाफट वाला चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसको धीरे धीरे सीरीज ऑफ स्टेप्स में मैं कवर कर सकती हूँ। तो उसके बेस पे लाइक डिसाइड होगा कि चेंज के लिए मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी जो है फॉलो करनी है। अगेन कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज। अब देखो जब कभी भी वो चेंज लेके आना है तो मुझे नेक्स्ट फैक्टर क्या देखना है कि यस जब कभी भी वो हम चेंज लेके आएंगे, उस चेंज को लेके आने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, क्या मेरी कैपेसिटी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, क्या मेरे लाइक मैन पावर चाहिए, मतलब वो उसके रिगार्डिंगली प्री रिक्विजिट्स मुझे देख। फिर मैं देखूंगी कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी हमेशा खुद के रिस्पेक्ट में दिख जाती है कि यस कि क्या मेरे पास वैसे एक्सपर्टाइज है, क्या मेरे पास ऐसी नॉलेज है, दैट मीन्स कि मैं उसको चेंज को लेके आ सकूं चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिजर्वेशन। अब देखो कि क्या मुझे ऐसा चेंज लेके आना है कि वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है, या फिर एक्सटर्नल जो अभी करंट इन्वायरमेंट है उसके कुछ फैक्टर्स को मुझे प्रिजर्व करके चलना है। देखो अगर पूरी तरह से चेंज लेके आना है ना 100%, अब पुराने वाला सब कुछ अबॉलिश करके न्यू वाला लेके आना है तो वो एक ज्यादा लेवल का चेंज है। पर अगर करंट में ही चेंजेस अगर करनी होती है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होता है, रीजन मीन कि मुझे जो है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को कन्विंस कराने में इतना ट्रबल जो है नहीं होता है। देन उसके बाद पावर। अब देखो जो पर्सन चेंज लेके आने वाला है, अगर उस पर्सन के पास उस चेंज को लेके आने के लिए पावर ही नहीं है, दैट मीन्स वो इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन ही नहीं है, देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम फॉर मेकिंग दैट चेंज टू हैपन। सो इसीलिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि यस कि जो वो पर्सन जो है चेंज लेके आ रहा है, क्या उस पर्सन के पास रियल पावर है उस चेंज को लेके आने की, उस चेंज को इम्प्लीमेंट कराने की। ये हम देखेंगे कि यस कि वो पीपल जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कौन से लोग हैं जो कि उस चेंज को लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, इसी चेंज में मेरे पास एक और मुझे फैक्टर देखना है, रेडीनेस। देखो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक, अगर हम कोई भी चेंज लेके आ रहे हैं एंड जरूरी नहीं ये सारे पॉइंट्स हो, आप ये सारे पॉइंट्स की कंसिडरेशन को लेके, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, टेस्टेड होता है पेपर में, तो आप कैसे सजेस्ट करो कि ठीक है हम जैसे नॉर्मली यू आर अ पार्ट ऑफ बोर्ड मैनेजमेंट पर्सन एंड आपको जो है बोला जा रहा है कि यस कि आप बताओ चेंज के रिस्पेक्ट में,
आप यही सजेशन करोगे, ठीक है, दैट यस वी कैन गो अहेड विद द चेंज थिंग बट आफ्टर कंसीडरिंग दीज फैक्टर्स। फिर आप ये सारे फैक्टर्स की जो है डिटेल दोगे, अच्छा ठीक है, दैट यस जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो उसको लाइक चेंज के लिए रेडी है या फिर वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, बिकॉज इफ दे आर डूइंग रेजिस्टेंस तो मुझे उनको कन्विंस करना पड़ेगा। फिर उनको कन्विंस करने के लिए हो सकता है मुझे कुछ ना कुछ इन मॉनेटरी टर्म्स भी ये देना पड़े, उनपे मुझे इन्वेस्ट करना पड़े, टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़े, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट इज लाइक यू नो कौन से लोग जो होंगे जो कि लाइक रेजिस्टेंस लेके आएंगे, स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आगे हम चलते हैं कि स्कोप, मतलब कि जो वो हम चेंज लेके आ रहे हैं वो छोटा चेंज है या बड़ा चेंज है, रियलाइनमेंट कर रहे हैं या फिर वो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम स्क्रैच टू एंड में सारा कुछ चेंज करके जा रही हूँ। बिकॉज देखो अगर पूरी तरह से चेंज है देन उसमें टाइम भी लगेगा हमारा, उसमें मुझे रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए, एंड उस वाले केस में देखो रेजिस्टेंस भी होगी, मैनेजमेंट की तरफ से होने के चांसेस जो है हमारे ज्यादा होते हैं। तो ये चेंज के रिगार्डिंगली मेरी नेक्स्ट सिचुएशन हो गई। अब नेक्स्ट, अब देखो चेंज है ये लाइक इसको कवर करते हैं, देन टाइप्स ऑफ चेंज जो है हम कल करेंगे। सो देखो चेंज के रिस्पेक्ट में मेरे पास एक और सिनेरियो आता है, वो क्या है कि जब कभी भी चेंज लेके आना है, पहले तो देखो वो चेंज करने से पहले मुझे कुछ कंसीडरेशन देखनी थी, ठीक है। अब देखो चलो मान लिया कि कंसीडरेशन हम देख रहे हैं, उसके बाद मैं और क्या देखूंगी कि यस चेंज कैसे होगा। तो चेंज होने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अनफ्रीज, मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने स्टाफ के पीपल को कन्विंस करना पड़ेगा दैट यस आपको ऐसा करना चाहिए, इससे आपको ये बेनिफिट होना पड़ेगा। सी वी हैव टू शो समथिंग पॉजिटिव इन द न्यू मेथड सो दैट कि लोग जो है कन्विंस हो जाए उस चेंज के लिए। नेक्स्ट क्या हो गया, मुझे क्या करना है, अपनी सिचुएशन को अनफ्रीज करना है। देन फिर उसके बाद क्या करना है, चेंज, मतलब कि न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करो एंड जो है उस चेंज को जो है लेके आओ। क्या हो गया, मेरी अनफ्रीज की सिचुएशन हो गई। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, हमारे पास रीफ्रीज, ठीक है, देखो मैं चेंज लेके आ रही हूँ, मैं लाइक पिछले वाला गया, अब नए वाले में आने के लिए अब मैं क्या करूंगी, एक बार मुझे लग गया कि नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया, फिर उसके बाद क्या करूँ, रिफ्रीज। अब जब मुझे लग गया कि इसकी स्टाफ भी कन्विंस हो गया है, धीरे धीरे पुराने वाला चेंज जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया, देन अब मैं क्या करूंगी, लोगों को कन्विंस करते हुए जाऊंगी एंड यस पुरानी वाली चीजों को नए वाले बिजनेस एरिया में इम्प्लीमेंट करके ले आऊंगी। दैट मीन्स कि अब वो पुराना वाला प्रोसेस जो है मेरे नए सिस्टम का अब वो पार्ट बन चुका है, अब कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। सो ये क्या होगा मेरा लाइक थ्री चेंज मॉडल, की जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आना है तो मुझे कैसे वो चेंज लेके आना पड़े, थ्री स्टेज चेंज मॉडल। अब नाउ नेक्स्ट एरिया हम जो है कल कवर करेंगे चेंज मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई डोंट वांट टू ड्रैग इट इतना फास्ट फास्ट, तो मेक श्योर कि इसके रिस्पेक्ट में हमें जो है क्वेश्चंस एरिया साथ में लिंक करके चलने हैं सिनेरियो से, इसको एकदम से हमें मगअप नहीं करना है कि ओके ये स्टेप ये स्टेप। तो इट्स अ वेरी इजी। नाउ सी यू इन द